सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी टीईटी 2019। यूपी टीईटी में 2019 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने की आज कोशिश करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन यूपी टीईटी 2019 में जो पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक बताना जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। अब सबसे पहले आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें तो इसमें होता है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हो जाएगा इसका लंब, ये इसका आधार और ये उसका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, सिंपली आप ये कह सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय को कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखिए इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे छोटी जो संख्या है वो 8 होनी चाहिए। तो 8 9 10, 8 64 512, 8 15 17, इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है। तो ये तो ऐसे ही रेस से बाहर हो जाएगा, इसको हटा देंगे। अब 8 9 और 100 बचा, 8 9 और 10। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का 81, 10 का 100। 64 81 जोड़ेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमको बराबर चाहिए। ठीक, कुछ ऐसा ही होगा इसमें भी, लेकिन अभी देख लेते हैं हम ऑप्शन डी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसको देखते हैं 8 15 और 17। 8 का स्क्वायर होगा 64, 15 का होता है 225 और 17 का होता है 289। अगर हम 225 में 64 जोड़ दें तो ये 289 बराबर हो जाएगा। 5 4 9 6 2 8 और ये 289, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 जेड 8 9 से विभाज्य हो। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम की अगर बात करें, संख्याएं 9 से कैसे भी, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होती हैं। तो अगर संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए 300 मतलब 31 51 एक संख्या है, ये 9 से विभाज्य है कि नहीं इसको देखना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 + 1 + 5 + 1, इनका योग 5 3 8 1 9 1 10। तो ये योग 10 है। 10 9 से विभाजित है नहीं। तो अगर ये इन संख्याओं का योग 9 से नहीं विभाजित है तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। और अगर ये इनका योग 9 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 4 1 7 जेड 8। अब देखिए इसमें इनको ऐड करते हैं। 4 + 1 + 7 + जेड + 8 क्या हो जाएगा, 7 3 10 2 12 8 20। ये 20 जो है 9 से विभाजित तो नहीं होगा। ठीक, 9 से विभाजित संख्या कौन सी होगी, तो 20 के बाद 27, यानी कि अगर 7 जोड़ दें तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, जोड़े क्या हैं 7, तो जेड के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी 7। ऑप्शन ए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2160 बराबर 2 पे ए 3 पे बी 5 पे सी। ठीक है, 2160 बराबर 2 पे ए 3 पे बी 5 पे सी। और तो 2 पे ए 3 पे ए, 2 पे -बी और 5 पे -सी का मान बताना है।
तो सबसे पहले तो हम 2160 का एलसीएम निकालेंगे। कितना? 2160। इसका एलसीएम निकालना है। 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 540, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से, 2 एक नम 2, 2 तीन 6, 2 पाँचे 10, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और 5 एक नम 5। ठीक, तो अब देखिए क्या मिला। 2 पे 4, 3 पे 3 और 5 पे 1। ठीक, 2 पे 4, 3 पे 3 और 5 पे 1, यानी कि 2 पे 4 गुणे 3 पे 3 गुणे 5 पे 1 बराबर 2160। और इसको बराबर इसने दे रखा है। बराबर में क्या दिया है? ये दिया है 2160 बराबर 2 पे ए गुणे 3 पे बी गुणे 5 पे सी। देखिए आधार बराबर है तो घात भी बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बराबर 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा ए बराबर 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 1। अब बताना क्या है? अब ज्ञात करना है 3 पे ए। ज्ञात करना है 3 पे ए गुणे 2 पर माइनस बी गुणे 5 पर माइनस सी। और यहाँ हमारे पास ए बी और सी का मान है। तो हो जाएगा 3 पे 4 गुणे 2 पे माइनस 3 गुणे 5 पे माइनस 1, क्योंकि माइनस बी और माइनस सी दे रखा है। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 पे 4 बट्टे माइनस में तो नीचे कर सकते हैं 2 पे 3 गुणे 5 पर 1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 पे 4 यानी कि 3 3 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81 हो जाएगा। और 2 पे 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40। तो क्या हो जाएगा? 81 बट्टे 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 81 बट्टे 40। बेसिकली इसमें 2160 जो है उसी का एलसीएम लेके और घातों की तुलना कर देनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि पास चित्र में x का मान बताना है। तो देखिए 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। यानी कि एक आयत है, इसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। अब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके आयतन का क्षेत्रफल ना बदले, आयत का क्षेत्रफल बिल्कुल ना बदले। ठीक, तो देखिए एक फार्मूला होता है, हमें ज्ञात क्या करना है? कमी करना है। ठीक है, तो कमी प्रतिशत यानी कि फार्मूले पे अगर हम रखें तो कमी प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। ठीक है, तो वृद्धि कितनी की गई है? 60% की। अगर 100 प्लस वृद्धि यानी कि 100 में 100 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 गुणे 100। ये 0 से 0 कट गया, आगे काट दीजिए। आगे काटेंगे अगर तो 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10। फिर काटते हैं, 2 चौके 8 और ये काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और ये 15 दूनी 30, 15 पचे 75 बटे 2। 75 बटे 2 अगर आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा?
2 3 6, 2 7 14, 5 यानी कि 37.5%। तो आयत की जो चौड़ाई है उसमें 37.5% की अगर कमी कर दें तो आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, करना क्या है कि प्रतिशत कमी बराबर होता है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। इसी फार्मूले पे रख सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक घन का आयतन, सबसे पहले तो एक घन बनाते हैं। ये है एक घन और इस घन का जो आयतन है वो कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। तो मान लीजिए भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गई, तो घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल भुजाएं कितनी होती हैं? 12। घन के आयतन की अगर बात करें तो आयतन बराबर होता है ए क्यूब, और यही ए क्यूब जो है ये 12 ए के बराबर है। ए को 12 बार जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 12 ए। और एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा का मान ए है, अगर 12 बार ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। ए क्यूब माइनस 12 ए बराबर 0। ए कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ए बराबर 0, यहाँ से तुलना कर दीजिए, और ए स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, अब हमको बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 6a स्क्वायर। ठीक, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6, और ए स्क्वायर का मान यहाँ हमारे पास है 6 गुणे 12 यानी कि 12 6 72। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 72। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि घन का जो आयतन है वो दिया है संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। भुजा की लंबाई हमने ए मान ली, टोटल 12 भुजाएं होती हैं, तो आयतन बराबर हो गया 12 ए, यानी कि ए क्यूब बराबर 12 ए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 12 है, मान रख के हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अमित 2018 में, मतलब एक आदमी है अमित, इनका 2018 में वेतन है 1,26,500 रुपये। वर्ष 2016 में उनका वेतन प्रति वर्ष 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो 2016 में उनका वेतन कितना था ये हमें बताना है। तो देखिए इनका वेतन है 2018 में 1,26,500 रुपया। 2017 में भी कुछ रहा होगा, 2016 में भी कुछ रहा होगा। 16 में बढ़ता है 10% और 17 में कितना बढ़ता है? 15%। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 2016 में इनका वेतन रहा था x रुपया। ठीक, अब देखिए x रुपये वेतन था 2016 में, और वृद्धि जब हुई 10% की तो 110 बटे 100 गुणे 2017 में वृद्धि होती है 15% की, 115 बटे 100 बराबर दो, जो वर्तमान वेतन है 1,26,500 रुपये। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू आपके 2016 के वेतन के बराबर होगी, क्योंकि 2016 का वेतन हमने x मान रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा 1,26,500 गुणे 100 गुणे 100 बटे 110 गुणे 115। ये 0 से 0 कट गया, 11 एकनम 11, 11 एकनम 11, 11 पचे 55, 2 0, और 115 से 115 कट गया, यानी कि
अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5, 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है। 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो रुपया। 2016 का वेतन यही था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 2016 में अमित का वेतन कितना था? 1 लाख रुपया, जो बढ़ के 10% की वृद्धि हुई 2016 में और 15% की वृद्धि हुई 2017 में, तो यही 1,26,500 रुपया हो गया था 2018 में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसका फार्मूला जो होता है वो फार्मूला याद रखिए, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक 432 है, पहली संख्या 48 है और दूसरी संख्या ए मान लेते हैं। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 6 गुणे 432 बटे 48, 6 बटे 48 और 8 से काट दीजिए तो 8 बचे 40 और 8 चौक 32, यानी कि ए बराबर क्या हो गया? 54। और यही है आपकी दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 54, यानी कि 54, ऑप्शन बी, ठीक है। बस यही रखना है कि म से गुणे ल से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है, यानी कि 16 तारीख को पड़ता है तीसरा शुक्रवार, 16 तारीख को है शुक्रवार, ये तीसरे नंबर का शुक्रवार, यानी कि हमको पता करना है कि पहले नंबर का शुक्रवार कब पड़ेगा, तो उल्टा जाना है। मतलब अगर 16 में 7 जोड़ देंगे तो अगला शुक्रवार मिल जाएगा आपको, और 16 से 7 घटा देंगे तो पिछला शुक्रवार मिल जाएगा। तो 16 से 7 करते हैं माइनस, और ये मिलेगा आपको कितना? 9। 9 तारीख को था दूसरा शुक्रवार, 9 से 7 माइनस करते हैं तो 2 तारीख को था इसका पहला शुक्रवार, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, ठीक। 2 तारीख को पहला शुक्रवार था, 2 में 7 जोड़े, 9 तारीख को दूसरा शुक्रवार आया, और 9 में 7 जोड़े तो 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार आया। अब 2 तारीख को शुक्रवार अगर है तो आगे बढ़िए, 3 तारीख को क्या हो जाएगा? शनिवार, 4 तारीख को क्या हो जाएगा? रविवार, 5 तारीख को क्या हो जाएगा? सोमवार, और 6 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार है 6 तारीख को, हमसे पूछ क्या रहा है? चौथा मंगलवार कब पड़ेगा? तो देखिए, पहला मंगलवार तो पड़ गया 6 तारीख को, अब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 1 13, 13 तारीख को पड़ेगा दूसरा मंगलवार, फिर 7 जोड़ दीजिए 20 तारीख को पड़ेगा तीसरा मंगलवार, और इसमें भी 7 जोड़ दीजिए तो 27 तारीख को पड़ेगा चौथा मंगलवार। और हमको क्या बताना है कि चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा मंगलवार आपका पड़ेगा 27 तारीख को। तो ये रहे क्वेश्चन अभी। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।